तो आज की इस खास चर्चा में बात होगी राजगीर के मशहूर मलमास मेले की। ये कोई आम मेला या सिर्फ एक धार्मिक जमावड़ा भर नहीं है। ये एक ऐसा अनूठा आयोजन है जहां हजारों साल पुरानी पौराणिक कथाएं, आज की आधुनिक वास्तविकता, कुछ बड़े ही दिलचस्प रहस्य और खगोलीय घटनाएं एक साथ आकर एक अद्भुत संगम बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अनोखे सफर पर निकलते हैं और इसके हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। अब सबसे पहले एक बहुत ही अजीबोगरीब रहस्य की बात करते हैं। मलमास मेले के दौरान राजगीर से काले कौवे अचानक गायब क्यों हो जाते हैं? और ध्यान रहे, ये कोई सुनी सुनाई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थानीय रहस्य है जिसे लोग आज भी सच मानते हैं। ब्रह्मकुंड के आसपास के पूरे इलाके से पूरे एक महीने के लिए काले कौवे बिल्कुल विलुप्त हो जाते हैं। आमतौर पर जहां भी खाना और प्रसाद बनता है, वहां कौवे सबसे पहले मंडराने लगते हैं, है ना? लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आखिर इस अजीब सी घटना के पीछे क्या वजह हो सकती है? तो आइए सबसे पहले इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं लापता कौवों की इस पुरानी कहानी को। दरअसल ये पूरा रहस्य काकभुसुंडी की एक बहुत ही प्राचीन कथा से जुड़ा है। मान्यता यह है कि जब राजा वसु ने 33 करोड़ देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, तो उन्होंने संदेश भेजने के लिए एक कौवे को चुना। लेकिन हुआ ये कि वहां पहुंचे ऋषि मुनियों को ये बात बिल्कुल रास नहीं आई। उन्होंने कौवे को एक अशुद्ध या जूठन खाने वाला पक्षी माना और इस बात से वो काफी नाराज हुए। कहा जाता है कि इसी वजह से कौवों को इस पवित्र जगह से एक महीने के लिए दूर रहने का श्राप या यूं कह लें कि प्रतिबंध मिल गया। एक प्राचीन मान्यता आज भी इस इलाके में कैसे इतनी गहराई से असर डालती है, ये वाकई हैरान करने वाला है। चलिए कौवों के रहस्य से आगे बढ़ते हुए अब इस बात पर आते हैं कि आखिर ये मलमास है क्या। इसके खगोलीय और धार्मिक महत्व को समझते हैं। मलमास, जिसे हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, असल में हिंदू पंचांग का 13वां महीना है। अब हम सब जानते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं, तो ये 13वां महीना कहाँ से आ गया? खैर, ये हर साल नहीं आता, बल्कि हर 2.5 से 3 साल में एक बार आता है। इसका मुख्य वैज्ञानिक और गणितीय काम चंद्र और सूर्य कैलेंडरों के बीच के समय के अंतर को बैलेंस करना है। इस खास चक्र में ये महीना ठीक 28 दिनों का होता है। मतलब ये सिर्फ कोई धार्मिक अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जरूरी खगोलीय और गणितीय प्रक्रिया है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस खगोलीय गणित को हमारी पौराणिक कथाओं के साथ बड़ी ही चतुराई से पिरोया गया है। राक्षस हिरण्यकशिपु का वो अमरता वाला वरदान तो याद ही होगा कि उसकी मृत्यु साल के 12 महीनों में से किसी में नहीं हो सकती, ना दिन में और ना ही रात में। वो एक तरह से बिल्कुल अजेय बन चुका था। लेकिन दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने इसका क्या गजब का समाधान निकाला। उन्होंने उस वरदान की शर्त को तोड़ने के लिए लिटरली एक बिल्कुल नया 13वां महीना ही बना डाला, जिसे हम अधिक मास कहते हैं। अब इस महीने को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक गहरी कहानी है। जब ये 13वां एक्स्ट्रा महीना बन तो गया, लेकिन इसका अपना कोई महत्व नहीं था। इसे मलेन या अशुभ मानकर छोड़ दिया गया। बेचारे महीने की कोई अहमियत ही नहीं बची। तब भगवान विष्णु ने इसे अपना ही नाम पुरुषोत्तम दे दिया। इस एक छोटे से कदम से सबसे महत्वहीन समझे जाने वाले महीने को रातों रात सभी महीनों में सबसे पवित्र और उत्तम समय का दर्जा मिल गया। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। भारत के बाकी हिस्सों में मलमास लगते ही सारे शुभ काम जैसे शादियां या गृह प्रवेश पूरी तरह से रोक दिए जाते हैं। लोग इसे खरमास भी कहते हैं। लेकिन राजगीर पूरी पृथ्वी पर इकलौती ऐसी जगह बन जाता है जहां इस महीने में पवित्र कार्य, पूजा पाठ और विशेष रूप से पिंडदान बड़े जोरों शोरों से जारी रहते हैं। यही भारी विरोधाभास राजगीर को आस्था का सबसे अनूठा और विशिष्ट केंद्र बनाता है। अब इस जगह की शुरुआत कैसे हुई, इसे समझने के लिए चलते हैं राजा बसु की कथा की ओर। 33 करोड़, जी हाँ, मान्यता है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राजा वसु ने एक बहुत ही विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और इस विशेष स्थान पर पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं को एक साथ आमंत्रित कर लिया था। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये भव्य संख्या ही इस आयोजन की विशालता और राजगीर की पवित्रता को साबित करने के लिए काफी है। अब इतने सारे मेहमान आ तो गए, लेकिन एक बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। ऋषि मुनियों की डिमांड थी कि उन्हें स्नान के लिए अलग अलग पवित्र नदियां चाहिए। किसी को गंगा चाहिए थी तो किसी को यमुना। अब इसे कैसे सुलझाया जाए? इसके लिए राजा बसु ने पूरे 12 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की और उस तपस्या का नतीजा ये हुआ कि राजगीर में चमत्कारिक रूप से गर्म पानी के झरने और कई पवित्र जलधाराएं प्रकट हो गई, ताकि सभी ऋषियों की स्नान की इच्छाएं वहीं पूरी हो सके।
और उस महान तपस्या से ठीक 22 पवित्र कुंडों का निर्माण हुआ। इनमें सबसे प्रमुख है ब्रह्मकुंड, जहां आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु सबसे पहले स्नान करने पहुंचते हैं। सदियों बाद आज भी ये 22 कुंड राजगीर की पहचान और आस्था के सबसे बड़े केंद्र बने हुए हैं। सतयुग के इस भव्य यज्ञ से अब सीधे चलते हैं द्वापर युग में, जहां इसी धरती पर कृष्ण और जरासंध का आमना सामना हुआ था। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। पहले दिन भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मणों का भेष बदलकर राजगीर पहुंचते हैं। फिर 1 से लेकर 27 दिनों तक जरासंध और भीम के बीच एक लगातार और थका देने वाला भयंकर मल्ल युद्ध चलता है और अंततः 28वें दिन भगवान कृष्ण के इशारे पर भीम द्वारा शक्तिशाली जरासंध को पराजित किया जाता है। भगवान कृष्ण ने बड़ी ही रणनीतिक चतुराई के साथ इस धरती पर उस बड़े युद्ध का अंत करवाया था। चलिए अब इन प्राचीन कथाओं से निकलकर आज के समय में वापस आते हैं और देखते हैं इस आधुनिक महाकुंभ को। 2.5 लाख लोग, वो भी हर एक दिन। मलमास मेले के दौरान रोजाना इतनी विशाल भीड़ यहां पहुंचती है। ये आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है। ये हमें दिखाता है कि प्राचीन काल की वो गहरी आस्था आज किस अभूतपूर्व पैमाने पर एक आधुनिक भीड़ और एक इतने बड़े व्यवस्थित ढांचे में बदल चुकी है। इतनी बड़ी व्यवस्था को स्थानीय लोग कैसे देखते हैं, इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण पंडा रक्षक समिति के सचिव विकास उपाध्याय के इस बयान में झलकता है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर के कुंडों में गंगा जल लाने के लिए भागीरथ के समान है। यहाँ ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे आधुनिक राजनेताओं और सरकारी प्रशासन के काम को भी लोग आज मिथकों के चश्मे से ही देख रहे हैं। कुंडों के जलस्तर को बनाए रखने के लिए किए गए आज के इंजीनियरिंग प्रयासों को सीधे तौर पर प्राचीन काल के भागीरथ के प्रयासों से जोड़ दिया गया है। अगर ध्यान दिया जाए तो इस विशाल आयोजन की सफलता किसी एक चीज पर टिकी हुई नहीं है। इसका नुस्खा बड़ा ही संतुलित है। प्राचीन पौराणिक कथाएं, सटीक खगोलीय समय चक्र, स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन, और एक कुशल सरकारी प्रशासन, ये चारों हिस्से आपस में मिलकर एक ऐसा मजबूत और अद्भुत संतुलन बनाते हैं जो इतने बड़े स्तर पर इस मेले को मुमकिन और सफल बनाता है। और इस पूरी चर्चा के अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कैसे हजारों साल पुरानी कहानियां और मिथक आज भी लाखों लोगों की अर्थव्यवस्था, उनकी आस्था और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को चला रहे हैं। विज्ञान, तकनीक और आधुनिकता के सुपरफास्ट दौर में भी इन प्राचीन कहानियों की ये ताकत सचमुच हैरान करने वाली है। राजगीर का ये मलमास मेला इसी बात का एक बहुत ही जीवंत और जीता जागता सबूत है। इसी विचार के साथ आज की ये खास चर्चा यहीं संपन्न होती है।